हेलो एवरीवन, मैं अंकित आदित्य आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, अपन रिवीजन की क्लास में आज अपन ड्राई फार्मिंग के ऊपर रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि अपन ने सारे 3-4 चैप्टर रिवीजन कर लिए थे। आज जो अपना टॉपिक है वो मेन ड्राई फार्मिंग यानी शुष्क खेती के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है, थोड़ा सा अपन इसमें शुष्क खेती होती क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक आप लोगों को इसमें बारानी खेती देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? बारानी खेती। बारानी खेती एक्चुअल में ये सारे क्या है, खेती के प्रकार है। शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, ये सारे क्या है, खेती के प्रकार है। उसके अंदर से अपन सिर्फ पर्टिकुलर क्या पढ़ेंगे, शुष्क खेती के ऊपर पढ़ेंगे। तो एक तो आप लोगों को शुष्क खेती की डेफिनेशन आनी चाहिए। जब एक चैप्टर ही अपना शुष्क खेती से है, शुष्क कृषि से है, तो अपने को क्या है, इसके बारे में आना चाहिए। एक शब्द आता है मॉनसून, मानसून, इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है कि भारत में जो नेट कल्टीवेटेड यानी शुद्ध कृषिगत जो क्षेत्र है, शुद्ध कृषिगत क्षेत्र, कृषिगत क्षेत्र, ठीक है, ये अप्रोक्स 143 मिलियन हेक्टेयर के समथिंग है। कितना है? 143 मिलियन हेक्टेयर के समथिंग। यानी इस क्षेत्र में से 80 मिलियन हेक्टेयर, 80 मिलियन हेक्टेयर अपन क्या करते हैं, शुष्क खेती करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब 143 में 80 मिलियन हेक्टेयर अपन क्या कर रहे हैं, शुष्क खेती कर रहे हैं, यानी कि टोटल जो अपना कृषिगत क्षेत्र है उसका लगभग 70 से 75% अपन क्या करते हैं, शुष्क खेती करते हैं। कितनी करते हैं? शुष्क खेती करते हैं। यानी ये सबसे बड़ी चीज होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसी के ऊपर अपन क्या करेंगे, आज डिस्कस करने वाले हैं। भाई शुष्क खेती में क्या होती है, देखो, वर्षा आधारित खेती, अपन इसको इनडायरेक्टली अपन बोले वर्षा आधारित खेती। वर्षा आधारित, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो खेती होती है वो किसी होती है, वर्षा आधारित खेती होती है। जब बारिश होती है तब अपन फसल लेते हैं, बारिश नहीं होती तो फसल नहीं लेते। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपना शुष्क खेती वाला टॉपिक है, इसीलिए अपन इसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो शुष्क खेती होती क्या है उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि शुष्क खेती मतलब क्या है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि शुष्क खेती का मतलब क्या है, कि वर्षा आधारित खेती या फिर ऐसे क्षेत्र जहां पर 750 mm से कम वार्षिक वर्षा हो। ऐसे क्षेत्र जहां की जो वार्षिक वर्षा है, ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहां की वार्षिक वर्षा 750 mm से कम हो। ठीक है, 750 mm से क्या हो, कम हो। यानी अगर अपन एप्रोक्स की बात करें तो 75 सेंटीमीटर, ठीक है, 75 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों को अपन किस में काउंट करते हैं, शुष्क क्षेत्रों में काउंट करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी डेफिनेशन बोलो, परिभाषा की बात करें, परिभाषा, ठीक है, परिभाषा क्या होगी, तो भी शुष्क खेती की परिभाषा क्या होगी, शुष्क खेती की परिभाषा ऐसे क्षेत्र जहां पर 750 mm से भी कम वार्षिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों को अपन क्या कहते हैं, शुष्क खेती करते हैं। उन क्षेत्रों में अपन शुष्क खेती करते हैं, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर 750 mm से भी कम वार्षिक वर्षा हो। सेकंड क्या है, इन क्षेत्रों में अपन क्या करते हैं, मृदा नमी को संरक्षित कर अच्छी फसल उत्पादित करते हैं। मृदा नमी को संरक्षित कर फसल उत्पादन करना, फसल उत्पादित करना, यही क्या है, शुष्क खेती का मेन सिद्धांत है। भाई मृदा नमी को संरक्षित करके फसल उत्पादित करना। भाई भारत में जो मुख्यतः कृषि होती है वो क्या होती है, वर्षा आधारित होती है, यानी मानसून आता है तो फसल होती है, बाकी नहीं होती। इसीलिए अपन भारतीय कृषि को क्या कहते हैं, मानसून का जुआ कहते हैं, गैम्बलर ऑफ मानसून अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, राजस्थान की कृषि जलवायु खंड दे रखे, ये तो क्या हो गया, आप लोगों की शुष्क खेती के ऊपर इंट्रोडक्शन हो गया। यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर 750 mm से कम वार्षिक वर्षा होती है उसे अपन क्या कहते हैं, शुष्क खेती कहते हैं। भाई शुष्क खेती में करते क्या, मृदा नमी को संरक्षित करके फसल उत्पादित करते हैं। इसी के अंदर मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि शुष्क खेती के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, किस तरह से अपन शुष्क खेती कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है, आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, राजस्थान के कृषि जलवायु खंड, कृषि जलवायु खंड, खंड। अभी राजस्थान की कृषि जलवायु खंड अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को जो ब्रीफ लेक्चर अपन ने पढ़ा था उसके अंदर अपन ने सारी चीजें पढ़ी। अभी अपना क्या मेन मोटो क्या है, रिवीजन।
तो इसके अंदर अपने कितने जलवायु खंड है, इतना सा अपने को देखना है कि 10 कृषि जलवायु खंड है। कितने हैं? 10 कृषि जलवायु खंड। कौन कौन से? तो ये भी देख लो, फास्ट ए, ठीक है, फास्ट बी और फास्ट सी, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? फास्ट सी। फिर इसके बाद में सेकंड ए और सेकंड बी, ठीक है, थर्ड ए और थर्ड बी, और इसके अलावा फोर्थ ए और फोर्थ बी, ठीक है, और इसके अलावा कौन सा? फिफ्थ। ये इस प्रकार से हमने क्या है 10 कृषि जलवायु खंड है जो क्या है वर्षा के आधार पर डिफरेंट भागों में डिवाइडेड किया हुआ है, किस जगह की क्लाइमेट क्या है। तो इन सभी जलवायु खंडों में आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट याद करनी है कि ये खंडों के नाम, इनके पर्टिकुलर नाम क्या है। जैसे अपन फास्ट ए को क्या बोलते हैं? शुष्क मैदानी या फिर शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग बोलते हैं। फास्ट सी को क्या बोलते हैं? अति शुष्क अल्प सिंचित बोलते हैं। इस तरह से इन सब के नाम याद करने हैं। इनमें वार्षिक वर्षा कितनी होती है, कौन कौन से जिले इनके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, इनके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन करना है, जिससे क्या होगा अपना ये कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। कि नॉर्मल ये जलवायु खंड कितने हैं, ये सारे जलवायु खंड, इनके नाम क्या है और कौन कौन से जिले आते हैं। इनके अंदर आप लोगों को क्या देखना है कि भी इन जलवायु खंडों के नाम और इनमें जो जिले आते हैं उनके ऊपर आप लोगों को डिस्कशन करना है। और ये चीज अपन ने क्या किया, एक के अंदर आप लोगों का पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, 3-4 क्लासों में जो ये लेक्चर कंप्लीट हुआ था, वो सारा का सारा वो लेक्चर आप जब पढ़ेंगे इसको तो आप लोगों को पता चल जाएगा अपन ने किस तरह से ट्रिकी वाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसके अलावा देखो कि आप लोगों के पास आता है शुष्क खेती क्या होती है, ठीक है। तो शुष्क खेती का मींस क्या होता है? शुष्क खेती वहां करते हैं जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहां पर 750 mm से कम वार्षिक वर्षा होती है। सिद्धांत क्या लगाते हैं? तो नमी संरक्षण करके फसल उत्पादित करना। फिर इसके बाद आता है असिंचित खेती। असिंचित खेती का मतलब क्या होता है भाई? असिंचित खेती का मतलब ये होता है कि वर्षा आधारित खेती, ठीक है, वर्षा आधारित खेती यानी आप लोगों के पास प्राकृतिक सिंचाई के स्रोत कुछ भी नहीं है, सिंचाई के स्रोत कुछ भी नहीं, उसके अपेक्षा आप क्या करेंगे? शुष्क खेती करते हैं। अब अपन इसमें देखो कुछ कारण अपन देखते हैं कि शुष्क खेती के राजस्थान के अंदर क्या महत्व है, या फिर अपन किस तरह से शुष्क खेती क्यों करते हैं, कारण क्या है राजस्थान के अंदर शुष्क खेती के क्या क्या कारण है। तो शुष्क खेती के कारण यहाँ देखें, कारण तो दो कारण इसके मुख्य हैं। एक तो क्या होता है? अधिक तापमान, ठीक है, और दूसरा क्या है? कम वर्षा। ये दोनों ही क्या है? शुष्क खेती के मुख्य कारण है। भाई एक तो अधिक तापमान होता है राजस्थान के अंदर 40-45 तक चला जाता है। दूसरा राजस्थान के अंदर क्या आती है? अरावली आती है, जो जल विभाजित रेखा है और ये क्या करती है? जलों को विभाजित कर देती है, यहाँ पर वर्षा कम हो जाती है। तो राजस्थान के में दो मुख्य कारण है, एक तो अधिक तापमान और दूसरा क्या है? कम वर्षा। इन दोनों की वजह से क्या होती है? राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। तो ये शुष्क खेती के कारण होते हैं। इसके अलावा देखो शुष्क खेती के सिद्धांत आप लोगों से काफी बार पूछे जाएंगे। सिद्धांत भाई शुष्क खेती के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, किन सिद्धांत पर आप लोग क्या कर सकते हैं? फसल उत्पादित कर सकते हैं। तो पहला सिद्धांत मैं लगाता हूं कि मृदा नमी को संरक्षित करना, मृदा नमी को संरक्षित करना, ठीक है, मृदा नमी को संरक्षित करके फसल उत्पादन करना। पहला नियम तो ये लगता है, पहला क्या लगता है? मृदा नमी को संरक्षित करके फसल उत्पादन करना। एक सिद्धांत तो अपना ये होता है, ठीक है। अब अपन मृदा नमी को किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, जैसे मैं बात करूं, देखो मृदा नमी को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो काफी बार आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाना, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाना, ठीक है। इस तरह से भी आप मृदा नमी को संरक्षित कर सकते हैं। यानी पहला जो सिद्धांत मैंने लिया वो क्या लिया? मृदा नमी को संरक्षित करना। इसमें जितने भी पॉइंट मैं लिखूंगा वो सारे के सारे क्या होंगे? मृदा नमी को कहीं न कहीं क्या करेंगे? संरक्षित करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला मैंने क्या लिया? मृदा नमी को जल धारण क्षमता, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाना। यानी आप जल धारण क्षमता, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? तो आप क्या करते हैं? जैसे ही रबी की फसल काटोगे, रबी की फसल कटने के बाद अपन इसमें क्या करेंगे? गहरी जुताई करेंगे। जैसे ही आप गहरी जुताई करोगे तो उसकी जल धारण क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। और जल धारण क्षमता अगर बढ़ गई यानी मृदा के अंदर सफिशिएंट पानी होंगे तो आप आगामी फसलें आराम से इसमें ले सकते हो। दूसरा कारण है, दूसरा सिद्धांत मृदा नमी को सुरक्षित करने में दूसरा आता है मल्चिंग। क्या आता है? मल्चिंग को हिंदी में बोलते हैं पलवार। क्या बोलते हैं? पलवार। यानी आप क्या करेंगे? मृदा को किसी पॉलीथीन परत से या फिर जितने भी फसल आवश्यक होते हैं उनसे ढककर आप इसकी क्या कर सकते हैं? मल्चिंग कर सकते हैं। और मल्चिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है? नमी को संरक्षित करना। इस तरह से भी आप नमी को संरक्षित कर सकते हैं। तीसरा इसमें आप ले सकते हैं
कि वाष्पोत्सर्जन रोधी हार्मोन का प्रयोग करना है, रसायनों का प्रयोग करना, वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायनों का प्रयोग करना। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायन कौन कौन से, जैसे मैं बात करूं काफी ऐसे आते हैं जैसे केओलिन वगैरह, ये क्या करते हैं स्टोमेटा को बंद कर देते हैं, जैसे एट्राजीन सीओ। ठीक है, जैसे अपन बात करें एट्राजीन, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, एट्राजीन सीओ, पीएमए, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ये सारे क्या करते हैं स्टोमेटा बंद कर देते हैं। अब जब यहां देखो वाष्पोत्सर्जन रोधी, यानी ये सब क्या करेंगे पर्णरंध्रों को बंद करेंगे, जितने भी उनके रंध्र होते हैं वो बंद कर देते हैं। यानी पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किसकी वजह से होता है, रंध्रों की वजह से। और पौधों में जब वाष्पोत्सर्जन में रंध्र बंद हो जाएंगे तो पानी उड़ेगा क्या, नहीं उड़ेगा। और पानी नहीं उड़ेगा तो अपन शुष्क खेती भी आराम से कर सकते हैं। तो पहला सिद्धांत अपन ने क्या देखा, मृदा नमी को सुरक्षित करना। दूसरा जो सिद्धांत आता है वो अपना क्या आता है, फसल संबंधी सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत क्या आते हैं, फसल संबंधी सिद्धांत, यानी कौन से सिद्धांत लगाकर आप शुष्क खेती कर सकते हैं। तो दूसरा सिद्धांत अपन लेंगे फसल संबंधी सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है अपना फसल संबंधी, ये देखो दूसरे सिद्धांत में आप क्या लोगोगे कि पहला जो कारण लोगे वो बीज दर लोगे, क्या लोगे, बीज दर। पहला इसमें लगे बीज दर, बीज दर। अब जब शुष्क खेती आप लोग करते हैं तो इसमें बीज दर कितनी डालनी चाहिए आपको, 10 से 15% अधिक बीज दर डालनी चाहिए। सामान्य फसलों में जो बीज दर लेते हैं उससे शुष्क खेती में 10 से 15% अधिक बीज दर जाती है। लेकिन अगर आप पौधों की संख्या लेंगे, किसकी संख्या लेंगे, डायरेक्ट पौधों की संख्या, यानी आप लोग क्या करते हैं बीजों को ना डालकर पौधे अगर बोते हैं खेत में, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे 10 से 15% क्या करेंगे, पौधों की संख्या कम लेंगे। समझ में आया कुछ, भाई बीज दर 10 से 15% अधिक लेनी है और पौधों की संख्या 10 से 15% कम लेनी है। तीसरा आता है उर्वरक। उर्वरक आप क्या करेंगे 20 से 25% कम लेंगे, 20 से 25% कम लेंगे। बुआई का समय क्या रखोगे, डी जो अगर बात करें बुआई का समय तो बुआई का समय अपन कब करेंगे, जून के अंतिम माह। ठीक है, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं जैसे ही बारिश शुरू होती है अपने को बुआई कर देनी है। बुआई की दिशा पूर्व से पश्चिम रखते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्या है भाई, शुष्क खेती के सिद्धांत है। शुष्क खेती के दो बड़े सिद्धांत है, एक तो मृदा नमी को सुरक्षित करना, दूसरा फसल संबंधित सिद्धांत। और इसके अंदर एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो शुष्क खेती के लिए फसलों का चयन, फसल। ठीक है, तो देखो फसल कौन सी चयन करनी चाहिए, ई टाइप में देखो फसलों का चयन, फसल। तो फसलें आपको कौन कौन सी लेनी चाहिए, कम जल चाहने वाली, कम जल चाहने वाली, क्योंकि आप लोगों को पता है शुष्क खेती में पानी कम होगा तो कम जल चाहने वाली फसलें लेनी है। जैसे ज्वार ले लिया, बाजरा ले लिया, मूंग ले लिया, मोट ले लिया, अरहर ले लिया, ये सारी की सारी फसलें क्या होती है, कम जल चाहती हैं। इसी तरह से कम जल चाहने वाली फसलों के किस्मों का चयन करना, यानी कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जिनका अपन चयन कर सके। तो किस्मों में देखो आप बाजरा जैसे MH 169, RHB 173, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी है। जैसे ज्वार की CHS 14, इस तरह से ये जो इंडेक्स आप लोगों को दे रखी है ये सारी क्या है, शुष्क खेती में उपयोगी किस्में हैं। ठीक है, यानी इन किस्मों का चयन करके भी अपन शुष्क खेती कर सकते हैं। तो सिद्धांत के अंदर आप लोगों को इतना सा ध्यान रखना है, सिद्धांत में किन किन तरह के सिद्धांत होंगे, दो तरह के सिद्धांत होंगे शुष्क खेती के, एक तो मृदा नमी को सुरक्षित करना, दूसरा फसल संबंधी सिद्धांत। मृदा नमी संरक्षित में आप लोग जल धारण क्षमता बढ़ाओगे। जल धारण क्षमता कैसे बढ़ाओगे, जैसे ही आप लोग खरीफ रबी की सीजन काटते हैं उसके बाद उनकी गहरी जुताई करनी है, मल्चिंग और वाष्पोत्सर्जन रोधी हार्मोन का प्रयोग करना। दूसरा फसल संबंधित में बीज दर 10 से 15% अधिक लोगों, पौधों की संख्या, उर्वरक, बुआई का समय और फसल की बोनी। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, शुष्क खेती के सिद्धांत अपन इसमें देख सकते हैं। शुष्क खेती के सिद्धांत के बाद जो इंपोर्टेंट अपना आता है वो यहाँ अपन देख सकते हैं, बुआई कब करना है, बुआई का समय, बीज दर कितनी लेनी है, पौधों की संख्या, बीज उपचार करना, ठीक है, खाद उर्वरक, ये सारी चीजें अपन यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। अब अपना आता है खेती के प्रकार, ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या देखेंगे, अलग अलग खेतियों के प्रकार देखेंगे कि कौन कौन सी खेती के प्रकार होते हैं। ये तो शुष्क खेती से रिलेटेड हो गया अपना कुछ टॉपिक। अब अपना देखो इसमें कुछ पैटर्न दे रखे हैं अपने को कि कौन कौन से पैटर्न है, क्या क्या इसके प्रकार होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे।
इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि इसकी इनमें जो अब अपन पढ़ने वाले हैं इनमें क्या है, सारी सी डेफिनेशन अपने से पूछी जाती है। हालांकि अगर अपने चैप्टर में ये जो 80% के अंदर अपना जो सिलेबस है इस बार अगर पूछता है अपने से तो यही चीजें अपने इसमें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अपन कुछ चीजें ऐसी देख लेते हैं जिससे बारे में काफी बार पूछा जाता है, जैसे फसल चक्र क्या होता है, ठीक है। पहला जो पॉइंट मैं लेता हूँ खेतियों के प्रकार में फसल चक्र, जिसे अपन कहते हैं क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। फसल चक्र भाई फसल चक्र क्या होता है कि एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्र में फसलों को हेर फेर करके बोना। एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में फसलों को हेर फेर करके बोना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। कैसे, जैसे आप लोगों ने एक साल क्या बो दी, घेरी जड़ वाली फसलें बो दी, तो अगले साल आप क्या करोगे, उथली जड़ वाली फसलें बोओगे। बिल्कुल समझ में आ गया। एक बार आप लोगों ने अधिक जल चाहने वाली बोई तो एक बार क्या बोओगे, कम जल चाहने वाली। एक बार आपने अनाज वाली बोई तो दूसरी बार क्या बोओगे, दलहनी। इस तरह से इसको फसल को क्या करना है, अपने को परिवर्तन करते रहना है, ठीक है। तो परिवर्तन में इसमें मेन उद्देश्य ये होता है कि परिभाषा क्या होती है, फसल चक्र की परिभाषा एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में फसलों को हेर फेर करके बोलना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। सिद्धांत में आप लोगों को लोगे कि गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलें बोना, फलीदार के बाद बिना फली वाली बोना, अधिक खाद चाहने वाले के बाद कम खाद वाली बोना और अधिक जल चाहने वाली के बाद कम जल चाहने वाली बोना। इस तरह के सारे सिद्धांत इसके आते हैं और वो सिद्धांत आप लोग इसमें लिख सकते हैं। फिर देखो कि फसल चक्र के लाभ क्या क्या है, इसके सिद्धांत अपन ने देख लिए। सिद्धांत देखे, ये सिद्धांत इंपॉर्टेंट है और सिद्धांत सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल, कुछ नहीं करना भाई। अलग अलग तरह की फसलें बनाना, एक बार आपने अनाज वाली बोई तो दूसरी बार बिना अनाज वाली बोओगे, जैसे दलहनी लगा दोगे। गहरी जड़, उतली जड़, ज्यादा पानी, कम पानी, ठीक है, अधिक खाद उर्वरक, कम खाद उर्वरक, इस तरह का चयन अपन इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो अपन इसमें देखते हैं लाभ क्या है, फसल चक्र के लाभ क्या है। तो फसल चक्र का सबसे अधिक लाभ मैं बताऊं कि आप क्या करेंगे, अगर खेत के अंदर बार बार एक ही फसल बोते हैं, खेत के अंदर बार बार एक ही फसल बोते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, खेत में बार बार एक ही फसल बोने की वजह से जो खेत की जो उर्वरक क्षमता होती है वो क्या होती है, घट जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जब अपन फसल चक्र अपनाते हैं, जैसे एक साल आपने क्या बोया, अनाज बोया, अनाज, अब अनाज क्या करेगा, खेत से ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जब आप दूसरे साल क्या बोओगे, दलहनी फसलें बोओगे, दलहनी, ठीक है। जब आप दूसरे साल दलहनी फसलें बोओगे तो ये खेत में क्या करेगा, उर्वरकों की मात्रा या फिर अपन पोषक तत्वों की मात्रा प्रदान करेगा, जिससे क्या होगा, उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। इस तरह से आप लोग फसलों का चयन करें, ताकि क्या है, एक अगर ज्यादा पोषक ले रहा है तो दूसरा पोषण देगा। क्योंकि दलहनी फसलों में क्या होता है, राइजोबियम कल्चर होता है, राइजोबियम जीवाणु होता है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, इस तरह से अपनी उर्वरक क्षमता बढ़ा देता है। तो कौन कौन से लाभ है, जैसे मृदा की उर्वरकता में वृद्धि होती है, ठीक है, मृदा की भौतिक जैविक शक्ति बढ़ती है, यानी उर्वरक बढ़ो या भौतिक जैविक शक्ति बढ़ो बराबर है। खेतों के अंदर खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, खेतों में कीट नियंत्रण कर सकते हैं, खेतों में रोग नियंत्रण कर सकते हैं। इसी तरह से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। कैसे किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधार सकते हैं, सपोज दैट आप लोगों ने गेहूं बोया, अगर आप लोगों को पता है कि इस साल गेहूं की इतनी इनकम नहीं हुई, आप अगले साल गेहूं मत लगाओ, कोई चना लगा दो, चने की मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो चना बो दो, ताकि क्या है, आप लोगों का फसल चक्र भी हो जाए और आप लोगों की उपज भी क्या हो, बढ़ जाए, आप लोगों को पैसे बढ़ जाए, ठीक है। इसके अलावा देखो घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी जैसा आप लोगों को घर में आवश्यकता है गेहूं की तो आप गेहूं लगा दो, आपके घर में अगर मूंग की जरूरत है तो मूंग लगा दो। इस तरह से अपन आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। पादप संरक्षण कर सकते हैं। मृदा क्षरण जो होता है, मृदा यानी भूमि का जो कटाव होता है उसको आप रोक सकते हैं। यानी जितनी भी आप अनाज वाली फसलें बोते हैं तो वो क्या करता है कि मृदा क्षरण को प्रमोट करते हैं, मृदा क्षरण को बढ़ाते हैं। लेकिन वही आप दलहनी फसलें बोओ तो आप लोगों का मृदा क्षरण कम हो सकता है। तो इस तरह के क्या होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाभ हैं। तो फसल चक्र से रिलेटेड 3-4 चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। फसल चक्र क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित भूमि में फसलों को हेर फेर करके बोना। सिद्धांत में आप लोगों को पता है, एक अधिक जल चाहने वाली, दूसरी कम जल चाहने वाली। एक साल में आप क्या लेंगे, अधिक जल चाहने वाली ले रहे हो तो दूसरे साल में कम जल चाहने वाली लोगे। अगर आपने एक साल गहरी जड़ वाली फसलें ली तो दूसरी साल आप क्या करोगे, कम गहरी जड़ वाली फसलें लोगे। इस तरह से आप इनका चयन करोगे। एक बार अनाज वाली ली तो दूसरे साल क्या लोगे, दलहनी फसलें लोगे। इसके अलावा देखो दूसरा पॉइंट आता है मिश्रित फसल। अब मिश्रित फसल दो तरह से अपन लिख सकते हैं, मिश्रित फसल, मिश्रित फसल, ठीक है, और अंतराशस्यन, ठीक है। ये दो पॉइंट है। मिश्रित फसल में क्या करते हैं,
मिश्रित फसल के अंदर आप ये करेंगे कि बीजों को मिक्स करके फसल में बिना सीक्वेंस के बो देते हैं, ठीक है। यानी आप लोग क्या करेंगे, बीजों को ही आपस में मिलाओगे और खेत में बो दोगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि कोई फसल किस तरह से उगी कोई इसमें फिक्स नहीं होगा। यानी आप लोग इसके अंदर जैसे गेहूं रबी के अंदर बो रहे हैं तो रबी के अंदर आप क्या करेंगे, जौ, गेहूं और चना, इन तीनों को मिक्स करके खेत में डाल दिया और तीनों को एक साथ बो दिया। इस तरह से तो ये क्या होगा, मिश्रित फसल होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं अंतरा सिंचन की बात करूं, इसमें भी अपन फसलों को तो मिलाएंगे, लेकिन फसलों को मिलाएंगे कैसे कि जैसे 4 5 6 लाइन आप लोगों ने किसकी बोई, गेहूं की बोई, एक लाइन आप किसकी बोओगे, सरसों की बोओगे, फिर वापस 5 लाइन किसकी बोओगे, गेहूं की बोओगे, फिर वापस एक लाइन सरसों की बो दोगे। इसको अपन बोलते हैं अंतरा सेशन, यानी एक फिक्स क्रम के अंदर बो रहे हैं, जिसमें ये 5 लाइन गेहूं की बोई तो एक लाइन अपन ने किसकी बो दी, सरसों की, ठीक है। इस तरह की जब खेती करते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अंतरा सेशन बोलते हैं, यानी इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। तो मिश्रित फसल में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मिश्रित फसल में क्या होगा कि बीजों को मिलाकर खेत के अंदर बोना बिना सीक्वेंस के। अंतरा सेशन में क्या होगा, बीजों को नहीं मिलाकर फसलों को पंक्तियों में मिलाकर बोना, ठीक है। यानी पंक्तियों को एक सीक्वेंस की पंक्तियों के हिसाब से बोना। 4 पंक्तियां आपने किसकी बो दी, गेहूं की, एक पंक्ति किसकी बोएंगे, सरसों की, तो इसे बोलते हैं अंतरा सेशन, ठीक है। तो अब यहाँ देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग के अंदर थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, फसलों को बीजों को मिला देते हैं, इसके अंदर फसलों को मिलाते हैं, इसके अंदर कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं की जाती, लेकिन इसके अंदर क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं, पंक्ति के हिसाब से फसलों को बोते हैं। इस तरह से अपन इसमें कर सकते हैं। फिर इसमें अंतरा सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अंतरा सेशन कितने प्रकार की होती है उसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। भाई अंतरा सेशन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा किससे, आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो आप लोगों को टिलेज से बनता है, भू परीक्षण से बनता है। तो अंतरा सेशन के प्रकार अपन यहाँ पर देखते हैं, अंतरा सेशन के कितने प्रकार होते हैं। तो अंतरा सेशन के जो प्रकार होते हैं वो यहाँ देखें। अंतरा सेशन के प्रकार में आप लोगों को मिलेगा समांतर सह फसली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सह फसलें किसे कहते हैं, सहचर फसलें किसे कहते हैं, यानी सहचर फसलें ऐसी होती है कि अंतर फसल में एक ऐसी फसल का चुनाव करना जिसकी उपज एकल फसल के समान ही हो, यानी आप जो मुख्य फसल बो रहे हैं उसके समान ही उपज देने वाली फसलों बोना क्या कहलाता है, सह फसल कहलाता है। रक्षक फसल किसे कहते हैं, रक्षक फसल यानी यूं होता है कि मुख्य फसल के चारों ओर जब अपन गौण फसल बो देते तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रक्षक फसल बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, मुख्य फसल है, इस मुख्य फसल के चारों ओर अपन 2-5 लाइनें किसकी बो देते हैं, गौण फसल की बो देते हैं। जिससे क्या होता है कि कोई इंसेक्ट अटैक करता है तो पहले इस फसल पर करेगा, आपकी मेन जो क्रॉप है वो क्या होगी, सुरक्षित रहेगी। इसे अपन रक्षक फसल बोल सकते हैं। वर्धी कारक फसल, एन्यूमेटिक फसल, यानी ऐसी फसलें बोना जिनके बीच में क्या होगा, प्रतिस्पर्धा भी नहीं हो लेकिन एक दूसरे के लिए सहायक हो, ठीक है। इसी तरह से अपन इसमें देख सकते हैं एडिटिव अंतरा सेशन, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पट्टीदार सह फसली, पट्टीदार सह फसली में क्या होगा, सेम इसी तरह से होगा। भाई दो फसलों को अपन एक सीक्वेंस में बोएंगे, जैसे 4 लाइनें अपन ने क्या बोया, एक फसल की बोई, इसी तरह से वापस 6 लाइनें अपन ने किसी एक फसल की बो दी। इस तरह से पट्टियों में खेत में डिवाइड करके अपन फसलों को बो देते हैं, ठीक है। अविराम फसलें यानी रिले क्रॉपिंग, एक फसल के कटने से पहले ही दूसरी फसल बो देते हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं, अविराम फसलें या रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। इसके अलावा देखो मिश्रित खेती के क्या क्या लाभ होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मिश्रित खेती से क्या होता है, फसलों में अधिक उपज होती है। भाई जाहिर सी बात है, अगर एक फसल किसी कारणवश नष्ट हो रही है तो दूसरी फसल आप लोगों को उपज दे रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भाई प्रतिकूल मौसम वातावरण जैसा होती है तो उसमें भी अच्छी उपज मिल जाती है। मृदा का कटाव हो जाता है, खरपतवार नियंत्रण हो जाता है, कीटों रोगों का नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति बराबर हो जाती है, भूमि का उचित उपयोग हो जाता है। काफी बार ये होता है ना कि अपन एक फसल बोते हैं, एक फसल के लिए जगह थोड़ी खाली बच जाती है, तो इसमें क्या होता है कि भूमि का उचित उपयोग भी हो जाता है और मानवीय जो घरेलू आवश्यकता होती है वो भी क्या होती है, पूरी हो जाती है। इस तरह से अपन इसके लाभ अपन इसमें देख सकते हैं। कुछ इसकी हानियां हैं, वो हानियां भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो भू परीक्षण, एक लास्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में काफी बार पूछा जाता है, भू परीक्षण होता क्या है। तो भू परीक्षण का मीन्स क्या होता है, देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भू परीक्षण के प्रकार, तो 2 प्रकार होते हैं भू परीक्षण के, वो इन शॉर्टली मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं, ठीक है। आप इसको पूरा पढ़ेंगे, भू परीक्षण को क्या करेंगे, पूरा पढ़ेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई भू परीक्षण का मतलब होता है यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा मृदा की भौतिक दशा को सुधारना। भू परीक्षण का मतलब क्या होता है, टीलेज। भू परीक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं टीलेज, ठीक है। यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा क्या करते हैं, मृदा की भौतिक दशा को सुधारते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, टीलेज बोलते हैं।
यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा मृदा की भौतिक दशाओं को सुधारना क्या बोलता है, टिलेज बोलते हैं। और टिलेज के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, उद्देश्य क्यों करना है अपने को टिलेज, भू परीक्षण की क्रिया क्यों करनी है। एक तो क्या करते हैं, भू परीक्षण की क्रियाओं से खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। भू परीक्षण कुछ नहीं है, मक्का बोते हैं आपके खेत में, बिल्कुल बोते हैं सर। 30 से 35 दिन बाद अपन क्या करते हैं, घर वाले कस्सी वगैरह कुदाली वगैरह लेकर खेत में खुदाई करने के लिए जाते हैं, वो टिलेज ही है, वो क्या है, टिलेज ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य क्या होता है, खरपतवार नियंत्रण करना, मृदा के नीचे जो हार्ड लेयर आ रही है उसको तोड़ना, ठीक है। इसके अलावा अंतरासेचन की क्रिया बढ़ाना, जिससे क्या होगा, सोइल के अंदर एडिशन होगा तो उसकी जड़ों का फैलाव अच्छा होगा। इसी तरह से कीट पतंगे होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, सूर्य की जो किरणें आती हैं वो आराम से पहुंच सकती है आप लोगों की, क्योंकि अनवांटेड जो प्लांट होते हैं वो क्या है, टिलेज के द्वारा हट जाते हैं। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं कि भू परीक्षण के उद्देश्य देख सकते हैं, ठीक है। उद्देश्यों के बाद ये भू परीक्षण कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीयक 2 प्रकार का होता है। तो प्राथमिक भू परीक्षण क्या होता है, फसल की बुआई से पहले करते हैं, फसल की बुआई से जो पहले क्रिया करते हैं, जैसे आप ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर लो, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, ये क्या है, प्राथमिक भू परीक्षण का उदाहरण है। यानी फसल की बुआई से जो पहले क्रियाएं करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, प्राथमिक भू परीक्षण कहते हैं। द्वितीयक में क्या होता है, फसल की बुआई के बाद, फसल की बुआई के बाद जितनी भी क्रियाएं करते हैं खेत के अंदर उसे अपन क्या बोलते हैं, द्वितीयक भू परीक्षण बोलते हैं, ठीक है। और एक आता है आधुनिक भू परीक्षण, ये थोड़ा सा कम है, तो इससे रिलेटेड अपन और कुछ देखते हैं। द्वितीयक भू परीक्षण भी क्या होता है, 2-3 तरह का होता है, जिसमें अपन देख सकते हैं न्यूनतम भू परीक्षण, और एक होता है 0 यानी शून्य भू परीक्षण। अब इस शून्य भू परीक्षण में क्या होता है कि प्राथमिक भू परीक्षण बिल्कुल नहीं किया जाता, प्राथमिक भू परीक्षण बिल्कुल नहीं करते। और न्यूनतम में क्या होता है, कम से कम भू परीक्षण करना, कम से कम भू परीक्षण करना। यहां ध्यान रखना, द्वितीय भू परीक्षण में आपसे पूछ ले क्या क्या होता है, तो देखो खेत में लेवलिंग भी करते हैं, उनकी निराई गुड़ाई, ठीक है। निराई गुड़ाई का मतलब क्या होता है, जैसे आप फसल को उगे हुए 30-35 दिन हो गए, फिर आप खेत में कुदाली लेके जाते हो, उसको हल्का हल्का उसके रूट जोड़ को खोद देते हैं। इसके अलावा अर्थिंग अप करना, मिट्टी चढ़ाने की क्रिया, मिट्टी चढ़ाने की क्रिया। अब ये मिट्टी चढ़ाने की क्रिया क्या होती है, अर्थिंग अप होती है, किसमें करते हैं, आलू में करते हैं, मक्का में करते हैं, मूंगफली में करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं इसके, मिट्टी चढ़ाने की क्रिया। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक भू परीक्षण। फिर इसी के अंदर आता है न्यूनतम, जिसमें कम से कम भू परीक्षण किया जाता है। शून्य के अंदर प्राथमिक भू परीक्षण बिल्कुल नहीं किया जाता। अब इसके इसी के साथ शून्य भू परीक्षण से साथ आप लोगों को एक चीज और देखने को मिलेगी यहाँ पर, कि भाई कौन कौन से जो ऐसे यंत्र है जो प्राथमिक भू परीक्षण में है और कौन कौन से द्वितीयक भू परीक्षण में है। तो ये यंत्र जैसे आप लोग देसी हल, ठीक है, मिट्टी चढ़ाने वाले हल जो आप लोगों की किसमें अर्थिंग अप में काम आते हैं, हेरो और कल्टीवेटर, इस तरह के यंत्रों के बारे में भी आप लोगों को इस चैप्टर में थोड़ा सा पूछा जाता है। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने यहाँ से कुछ रिलेटेड इस टॉपिक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पॉइंटों के बारे में मैं वापस बता दूं। भाई शुष्क खेती क्या होती है, शुष्क खेती एक इंपॉर्टेंट है। फिर खेती के प्रकार इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर फसल चक्र देखा, अंतरासेचन, मिश्रित फसल ये देखी, और एक भू परीक्षण, ठीक है। ये 3 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस भू परीक्षण में इसकी परिभाषा देखोगे, परिभाषा इंपॉर्टेंट है, परिभाषा के अलावा इसके प्रकार इंपॉर्टेंट है और इसके उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इस तरह से आप लोग इस पूरे चैप्टर को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट अपन ने इसमें देखे, ज्यादा कोई डीप नहीं पड़ा, और नॉर्मल पॉइंट अपन ने देखा कि आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक। 3 मार्च के बाद आप लोगों के साइड एग्जाम हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करें, और इस बार डेफिनेटली आप लोगों का एग्जाम होगा। अभी तक आप लोगों ने अगर गोविंदम क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो अभी भी आप लोग कर ले, ये पूरे लेक्चर आप लोगों को वहां पर मिल सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ बहुत ही कम प्राइस के साथ साथ आप लोगों को क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया गया है, ठीक है। ये तो क्या है, रिवीजन क्लास है,
ये तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो अपन ने मेन जो क्लासेस लिए, फुल जो लेक्चर लिया ब्रीफ लेक्चर के मात्र 0.5% भी कम है, ठीक है। तो यहाँ तो क्या अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, लेकिन वहां आप लोगों को क्या किया गया, ब्रीफली अच्छे से पढ़ाया गया एक ट्रिक के साथ, ताकि आप लोग उसको अच्छे से कवर कर सकें। तो मिलते हैं ऐप के अंदर, आइए ऐप को डाउनलोड कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।